Welcome to Chemistry Video Solutions of ANTS FT3. Let's get started. Hello students, my name is Saruk Hussain and today we are going to discuss ANTS FT3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 46 में अगर आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अल्कोहल है 2 डिग्री है 1 डिग्री है 3 डिग्री है 3 डिग्री है और कॉपर के साथ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉपर है और आप हीट कर रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री है तो कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री है तो अल्कीन मिलता है। हाँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, 3 डिग्री में क्या मिलता है, यहाँ पर अल्कीन मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ 2 डिग्री है कीटोन मिल गया, सही बात है। यहाँ पे 1 डिग्री है एल्डिहाइड मिल गया, सही बात है। लेकिन 3 डिग्री है यहाँ से कीटोन बना दिया, जबकि ये सही नहीं है। या तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है, यानी 46 का ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बॉन्ड ऑर्डर दिया, आपको याद होगा मैंने पहले वाले एनटीएस में आपको किसी एक एनटीएस में आपको एक ट्रिक सिखाई थी इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। मैंने क्या बोला था, आपको एक पीक बनाना होता है और इस तरीके से लाइन्स खींचने होते हैं। तो ये कौन होगा 14, इधर कौन होगा 15, इधर कौन होगा 16, इधर कौन होगा 17 और इधर बढ़ोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 13, ये 12, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 11, है कि नहीं। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, इस वाले लाइन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0.5 से कम कर देना, इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0.5 से कम कर देना, इस वाले का होगा तो 0.5 से कम कर देना 1.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रिक सिखाई थी। बाकी आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, O2 प्लस है, O2 है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस, इस तरीके से। या फिर मैंने बोला था आपको याद रखो कि 3 अगर है तो ये बॉन्ड ऑर्डर होगा कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 और इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो भी 0.5 से कम करना और घटेंगे तो भी 0.5 से कम करते जाना। ये भी ट्रिक सिखाया था आपको। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये कितने हैं 16, इसमें एक गया 15, इसमें एक और बढ़ गया 17 और इसमें कितने 18, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो आप अगर बताओगे बॉन्ड ऑर्डर तो बताओ 14 का कितना होता है 3, तो 15 का कितना होगा 2.5, 16 का कितना होगा और 0.5 कम कर दो कितना हो जाएगा 2, 17 का कितना हो जाएगा और 0.5 कम कर दो 1.5, 18 का कितना हो जाएगा और 0.5 कम कर दो 1 हो जाएगा। तो बताओ आपको क्या बोल रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2 1.5 1, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आपसे पूछा है C2 मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल से यार बोल रहा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी सेम एनर्जी लेवल पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल रहा है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, आप क्या लिखोगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या लिखोगे आप सिग्मा 2s2, फिर आप क्या लिखोगे सिग्मा स्टार 2s2, है ना। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगी sp मिक्सिंग होती है, और अगर sp मिक्सिंग होगी तो बताओ क्या होगा, नीचे कौन आएगा पाई, ऊपर कौन जाएगा सिग्मा, तो इसके बाद कौन आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2 10 और 2 12, तो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 12। तो आप यहाँ से देखो क्या बोलोगे, यही डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, है ना, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इसमें 4 हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है S2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बात है S2 प्लस 1 आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन S2 में होते हैं, 2, एक गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक। तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है, ट्रिक सिंपल सा होता है कि आप क्या यूज़ करो, एक तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूरा कर सकते हो, लेकिन आप जल्दी से क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा डायमैग्नेटिक होता है, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर इसमें क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो ध्यान रखना है, ट्रिक में एक्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट में नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आंसर उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, सही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रिक के अकॉर्डिंग तो इसमें एक्सेप्शन कौन होता है, ट्रिक का एक्सेप्शन, ठीक है। ट्रिक का एक्सेप्शन कौन होता है कि B2 आपके पास होता है और क्या होता है O2। तो B2 और O2 जो है ये होता है कैसे हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, डाया नहीं होते हैं। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आपसे क्या बोला O2 प्लस, तो O2 प्लस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 में से आपके 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 कैसा नंबर है, ऑड, और ऑड है तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक। लेकिन आपको यहाँ से क्या पूछा है बताओ, आपसे क्या पूछा है डायमैग्नेटिक बोला है, तो ये गलत बात लिखा हुआ है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका 47 का जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, Coming to question number 48, it says volume occupied by one molecule of water is, or density of water given है 1 gram per cubic centimeter.
तो हमें पता है जो वाटर है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18 AMU। इसका मतलब ये है कि वाटर के एक मोलिक्यूल का मास कितना है 18 AMU। तो ग्राम में कितना हो जाएगा, तो ग्राम में ये हो जाएगा 18 इंटू एंड 1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो ये है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम्स और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स। तो ये है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें डेंसिटी पता है, हमें मास पता है, सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम। सो वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वॉल्यूम है दैट इज मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। और एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना था 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 cubic centimeter. So this is the volume of 1 molecule of water. So given options में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C. Next question is 49. It says the radius of first excited state of beryllium 3 plus ion is. So beryllium 3 plus ion ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इस पे हम बोर मॉडल के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू n स्क्वायर बाई z मीटर। तो ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब कि ऑर्बिट नंबर कितना है 2, तो n इज इक्वल टू 2 और बेरिलियम 3 प्लस आयन इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z एटॉमिक नंबर इज 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 n स्क्वायर, तो n है 2 तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z 4, ये मीटर में आएगा। सो 2 स्क्वायर इज 4 तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। लेकिन हमें ऑप्शंस में क्या दिया, पिकोमीटर, और 1 मीटर में वी हैव 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर्स, तो ये आ जाएगा पिकोमीटर्स में, तो ये बन जाएगा 52.9 पिकोमीटर। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। इसमें हमें 4 आयंस दिए हैं Na+, मैग्नीशियम 2+, F- and O2-, और हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो हमारे पास जितने भी आयंस हैं Na+, मैग्नीशियम 2+, F- और O2-, ये चारों आयन कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हम चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 11 - 1 कितना हो गया, 10 हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम 2+ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इसमें भी 10 है। F- में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड O2- में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किए हैं, 10। तो वी कैन क्लियरली सी कि सभी आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं तो वी नो जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, या फिर जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसकी साइज बड़ी होती है। सो गिवन आयंस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है, मैग्नीशियम 2+, तो इसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी। उसके बाद में वी हैव Na+, और फिर हमारे पास एनायंस हैं F- O2-, तो F- पे नेगेटिव चार्ज कम है तो साइज थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू O2- एंड देन O2-। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। आपसे क्या पूछा है, किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो आप क्या देखोगे, BF3। कौन कौन सा आप देख लो सबसे पहले, BF3 है, HF है, CO2 है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है। बताओ BF3 का तो क्या हो जाएगा, BF3 में अगर आप देखोगे तो BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो म्यूनिट कैसा आएगा बताओ, 0 आ जाएगा, है ना। HF का म्यूनिट 0 नहीं आएगा,
है कि नहीं। CO2 का म्यू यूनिट क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा सबका 0 होना चाहिए, इसका 0 है क्या, नहीं है, इसका म्यू यूनिट नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है तो आपका ऑप्शन यही छड़ गया, यानी जो पहला ऑप्शन है ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाओगे, दूसरे ऑप्शन में आप जैसे जाओगे NF3, तो NF3 में NF3 कैसा होगा इस तरीके से। अब NF3 ऐसा होगा तो बताओ, इसमें लोन पेयर का डायरेक्शन इधर, इसमें फ्लोरीन का इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, तो नेट डाइपोल इसका क्या होगा बताओ, म्यू यूनिट नॉन इक्वल टू 0 है। मतलब नॉन इक्वल टू 0 थोड़ी ना पूछा, आपसे बोला सब 0 होना चाहिए, यानी बी वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग सी पे चले जाएंगे डायरेक्ट, है ना, सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर आपके पास क्या है, BF3 है, BF3 भी चेक किया था, इसका म्यू यूनिट क्या होता है 0 होता है ना। BF2 कैसा होगा, लीनियर, कैसा होता है, लीनियर होता है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका म्यू यूनिट क्या हो गया, इसका भी म्यू यूनिट 0 हो गया। CO2 का भी नेट 0 होगा, अभी देखा था, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। उसी तरह से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ये डायरेक्शन किधर होगा इधर, तो बताओ इसका वेक्टर इसके वेक्टर को क्या करता है, कैंसिल, तो इसका भी म्यू यूनिट क्या हो जाएगा 0। तो इसमें सबका ही म्यू यूनिट कैसा है 0 है, तो आपका आंसर यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट देखने का तरीका क्या है, पहले भी मैंने कई बार आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखना है तो सबसे पहले आप देखो मॉलिकुलर मास, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन जिसका मॉलिकुलर मास सेम हो जाए तो फिर क्या देखो, ब्रांचिंग, क्या देखो, ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन सरफेस एरिया जितनी कम होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखो, क्या क्या दिया है, तो आप देखोगे 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और सिर्फ ब्यूटेन। तो बताओ सबसे पहले क्या देखो, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, तब फिर किस पर डिपेंड करेगा, और कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। मतलब सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, आयोडीन में, तो उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ब्यूटेन। तो हम लोग ढूंढेंगे आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन सा होगा, ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला और सबसे लास्ट में ब्यूटेन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा क्या होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना पड़ता है कि कैसे चेक करना है। इस क्वेश्चन में चलेंगे। Next question is 53. It says find the number of elements which has a larger atomic radius than nitrogen. और जो हमें एलिमेंट्स दिए हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम, देन एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी नो जो साइज होती है, एटॉमिक साइज होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। तो साइज का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, देन दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब कि नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक रेडियस किनकी है, इन चारों की एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से ज्यादा है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से कम है। सो गिवन एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स हैं, कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि 4 एलिमेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. इट सेज रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स व्हेन, और हमें साइन दिया है डेल्टा H और डेल्टा S का। तो हमें पता है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और अगर हमें रिएक्शन चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब डेल्टा G का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें अगर हम देखें, अगर डेल्टा H का साइन हो जाए पॉजिटिव, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, और अगर डेल्टा S हो जाए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, and this positive will always result into a positive value। इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S नेगेटिव है, the reaction will be non-spontaneous always at all temperatures। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा H should be positive more than 0 and डेल्टा S should be negative less than 0। So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, डेल्टा H more than 0 and डेल्टा S is less than 0। D is the answer।
Next question is 55. It says at constant volume 4 mole of an ideal gas when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin changes its internal energy by 5000 joule. The molar heat capacity at constant volume is. तो हमें पता है change in internal energy for an ideal gas का फॉर्मूला क्या है, NCV डेल्टा T. अब क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स n कितना दिया है, 4 दिया है. हमें क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U कितना दिया है, 5000 जूल दिया है. और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर कितना है 500, इनिशियल कितना है 300, तो कितना हो गया ये 200 केल्विन. सो यहाँ से हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV फाइंड कर सकते हैं. तो CV कितना आ जाएगा, यहाँ से CV आ जाएगा डेल्टा U बाई एन डेल्टा T. डेल्टा U बाई एन डेल्टा T. डेल्टा U कितना है 5000, n कितना है, n इज 4 एंड डेल्टा T कितना है, डेल्टा T है 200. सो 2 0 कैंसिल कर देंगे ऐसे एंड दिस बिकम्स 25 एंड 25 बाई 4 इज 6.25. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 6.25. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे मैच द कॉलम पूछा है, तो हम लोग एक चेक करेंगे कि करके कौन कौन सा रिएक्शन है. तो आप सबसे पहले जो देखेंगे इसमें देखेंगे कि आपके पास एसिड क्लोराइड है, इसमें H2PD BSO4 डाला गया और एल्डिहाइड बन गया, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, और रोजनमंड रिएक्शन है. यानी जो 1 है 1 का आंसर क्या होना चाहिए, E होना चाहिए. 1 का आंसर E होना चाहिए. दूसरा आपको दिख रहा है बेंजल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्या बना रहा है, अल्कोहल और एसिड सॉल्ट बना रहा है. इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, बिल्कुल सही, कैनी-ज़ारो रिएक्शन है. तो क्या हो जाएगा 2 का जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा. फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, आपके पास बेंजीन है, एसिड क्लोराइड है और AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हो. इसका मतलब ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है. तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किधर दिया गया, A में. तो आप क्या बोलोगे कि थर्ड जो है इसका आंसर यहाँ से A निकल के आ जाएगा. उसके बाद आप देखोगे RCH2COH है, यानी अल्फा पे ब्रोमीन लगा दिया और रेड फास्फोरस और हेलोजन यूज़ किया है. इसका मतलब ये कौन सा है, HVZ रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है. तो आप HVZ रिएक्शन किस में, B में. तो आप बोलोगे 5 का जो है, सॉरी 4 का जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा. 4 का B हो गया. नेक्स्ट CH3CN है, साइनाइड है, उसका SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी पहले SnCl2 डाला, रिडक्शन करा के फिर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं. कौन सा रिएक्शन होता है, स्टीफन रिएक्शन. तो आप क्या बोलोगे, स्टीफन रिएक्शन किधर दिया हुआ है, स्टीफन रिएक्शन F में दिया हुआ है. तो 5 का जो है वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा. देन उसके बाद 6 में अगर आप आओगे तो क्या बचता है आपके पास, देखो आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है और आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हो, है ना. तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा सर, यहाँ दिख रहा है प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बन गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब कैसा प्रोडक्ट है ये, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है. तो आप क्या बोलोगे, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा. वैसे भी लास्ट वही बचता है अपने पास, तो 6 का जो है वो C हो जाएगा. तो आंसर ढूंढेंगे हम लोग EDABFC, EDABFC, EDABFC. तो आपके पास आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D निकल के यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 में अगर आप देखोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एडजॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी. ये आपको याद रखना रहता है कि इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल या फिर एलुमिना का हम लोग यूज़ करते हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर जो है यहाँ से A निकल के आ जाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. It says conjugate base of HCO3 minus is. So given species है HCO3 minus ion और हमें चाहिए conjugate base, और conjugate base अगर चाहिए तो हमें क्या करना होता है, we have to remove one H+. जब एक H+ ion हटा देंगे then we will get the conjugate base. तो ये बन जाएगा CO3 2 minus carbonate ion. This is the conjugate base of HCO3 minus. Given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. Next question is 59. It says if Kb for NH3 is 1.8 into 10 to the power minus 5, then value of Ka for NH4 plus ion is. तो हमारे पास जो दो स्पीशीज है अमोनिया एंड NH4 plus ion, ये आपस में है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि इनमें सिर्फ एक H+ का डिफरेंस है. और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए वी नो Ka into Kb, इसकी वैल्यू होती है Kw के बराबर. दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. इसका मतलब ये है कि Ka ऑफ द एसिड NH4 प्लस इंटू Kb ऑफ द कॉन्जुगेट बेस अमोनिया, दिस इज इक्वल टू Kw, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 to the power minus 14. तो यहाँ से मिलेगा हमें Ka ऑफ NH4 प्लस आयन इज इक्वल टू 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाई Kb.
और Kb ऑफ अमोनिया कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और ये आता है अप्रोक्सीमेटली 5.5 इंटू 10⁻⁻10। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इट सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, और हमें ऑप्शंस में 4 गैसियस रिएक्शन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में लेफ्ट साइड में 1 गैसियस मोल है और राइट साइड में 4 गैसियस मोल है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बन रहे हैं। तो ये तो बैकवर्ड जाएगी, ये तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लेफ्ट साइड में वी हैव 1 गैसियस मोल और राइट साइड में वी हैव 1 + 1 2 गैसियस मोल। तो ये भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने मोल्स हैं, 1 + 1 2, और राइट साइड में भी 2 गैसियस मोल है, तो डेल्टा Ng 0 है। इसका मतलब कि इसमें प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लेफ्ट साइड में वी हैव 1 + 3 4 गैसियस मोल्स, राइट साइड में वी हैव 2 गैसियस मोल्स। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सो ऑप्शन डी वाली रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। इसे पूछा है आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप हमेशा देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होगी उसकी बेस स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत क्या होगी, कम होगी। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों एरोमेटिक हो जाए तो आप देख लो कि कौन कॉन्जुगेटेड है और कौन नॉन कॉन्जुगेटेड है, और अगर वो भी सेम हो जाए तब लास्ट में आप क्या देख लो, कौन कौन से इफेक्ट आपके पास लग रहे हैं। इस तरीके से आप चेक करो। तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो है ये किसकी तरह है, ग्वानिडीन बेस की तरह है। मैंने पहले भी सिखाया है कि आपके पास अगर इस तरीके से ग्वानिडीन बेस दिया होता है ना, क्या दिया होता है, ग्वानिडीन बेस दिया रहे, तो ग्वानिडीन बेस या उसके जैसा क्या होगा आपके पास, उसमें उस केस में आपके पास जो होगा, ऐसे बेसिस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस में कंसिडर किए जाते हैं। ग्वानिडीन है तो ग्वानिडीन इस तरीके से लोन पे डोनेट करेगा और इस पे इसकी बेस स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह का कहीं भी अगर देखो तो आप सबसे पहले उसको पिक करो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्वानिडीन टाइप का है, लोन पेयर देगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा तो 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब आता है बात इन तीनों में से किसका होगा। तो आप देखो जरा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है ना, लेकिन तीनों में फ़र्क, क्या फ़र्क है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसका लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है लोन पेयर की। तो इसलिए इसके बाद कौन आएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। 1 के बाद आप इन दोनों में कंपेयर करना है, अब दोनों एरोमेटिक है, तो फिर वही देखो आप कि आपके पास बोलोगे सर दोनों ही कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड है, दोनों ही कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, तो अगर डोनेट कर देगा तो एरोमेटिसिटी लूज कर सकता है, इसीलिए इसके डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, इस वजह से क्या होगा बताओ, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा और उससे कम हो जाएगी। यानी 1 के बाद कौन आएगा, 4, 4 के बाद कौन आएगा, 2। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 2 1 3 1 4 2, 3 1 4 2। पहले वाले में ही दिख गया अपने को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, है ना, पेंटेन 2 ऑन। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62, 2 3 4 5 है ना, पेंटेन है, और क्या बोल रहा है, एक में क्या है आपके पास 3 पे ऑन है, तो 3 पे लगा दिया, और एक में बोल रहा है 2 पे ऑन है। ठीक है, एक में बोल रहा है 2 पे ऑन है, बोला इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा वाला कौन सा है, कैसे पता करेंगे। तो 2,4-DNP टेस्ट दोनों देगा, टॉलरेंस टेस्ट दोनों ही नहीं देगा, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन दोनों ही नहीं देगा, तो बचा कौन, NaOH NaOH क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं, एक ही कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा तो है, लेकिन एक कार्बन पे 3 है क्या, नहीं है, एक कार्बन पे 3 है, नहीं है, लेकिन इसमें एक कार्बन पे क्या है, 3 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यही आपका जो है आंसर होगा कि ये टेस्ट देगा आइडोफॉर्म और ये टेस्ट नहीं देगा, तो डिस्टिंक्शन हो गया ना, एक दे रहा है
एक नहीं दे रहा है ना। पीपीटी आएगी, पता चल जाएगा कि जो पीपीटी देगा वो कौन सा हो जाएगा 2 वाला, और जो पीपीटी नहीं देगा वो कौन सा वाला होगा 3 ऑन वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. इट सेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्शन की टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या वॉल्यूम या प्रेशर इन सब पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64. इट सेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिडिल कार्बन इन C3O2 मॉलिक्यूल इज। तो C3O2 मॉलिक्यूल होता है कार्बन सब ऑक्साइड और इसका स्ट्रक्चर है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो हमें चाहिए मिडिल कार्बन, ये वाला कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, सो ऑन बोथ साइड्स वी हैव कार्बन, इसका मतलब कि चार्ज कितना आएगा 0 आएगा। इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तो दोनों कार्बन एटम है, तो चार्ज कितना आएगा 0 आएगा। मतलब कि जो मिडिल कार्बन है, मिडिल कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65. It says the equivalent weight of phosphoric acid H3PO4 in the reaction, और हमें एक एसिड बेस रिएक्शन गिवन है। तो इस एसिड बेस रिएक्शन में वी कैन सी H3PO4 कन्वर्ट हो गया है NaH2PO4। तो H3PO4 ने एक H+ लूज किया है, और जब एसिड एक H+ लूज करता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस फॉस्फोरस का एक एटम है, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन के, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 98। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट भी है और वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। इसका मतलब कि इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 98 बाय वैलेंसी फैक्टर 1 विच इज 98। तो ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन दिस रिएक्शन। द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। पहला कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसकी? पैरा की। क्यों? क्योंकि पैरा में क्या बनता है इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या बनता है इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। तो आप क्या बोलोगे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? पैरा वाली की ज़्यादा होती है। मतलब पहला पॉइंट सही है। और बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिकुलर की क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग से। तो ये भी क्या है? सही है। और चूंकि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस है, और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आप क्या बोलोगे? स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो 66 का जो है वो करेक्ट आंसर अपने पास डी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज XeO3 एंड PCl3 आर डिस्क्राइब्ड बिलो। XeO3 कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से XeO3 आपको दिखेगा, है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3 है। और PCl3 कैसा दिखेगा आपको? PCl3 भी कैसा होगा? पिरामिडल जैसा ही होगा, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो दोनों में क्या है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। लोन पेयर भी क्या है? सेम है। तो क्या क्या पूछा है देखते हैं। सेम लोन पेयर ऑन दी साइड एटम। दोनों में लोन पेयर का साइड एटम क्या है? आपके पास साइड एटम की बोला है। साइड एटम के लोन पेयर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें 3-3-3 है, इसमें 2-2-2 है, मतलब लोन पेयर सेम नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। फिर बोल रहा है सेम हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, सेम है। एंड सेम लोन पेयर ऑफ किस पे? वो भी ध्यान देना है, ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे भी लोन पेयर कैसा है? सेम है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी निकल के यहाँ से आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68. इट सेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट इन, और हमें ऑप्शंस में बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स दिए हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थैलियम। सो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और बोरॉन फैमिली के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो है +1 एंड +3। लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थैलियम जो है इसमें +1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि जो थैलियम है इट शोज इट्स कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 9। इट सेज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 इन 1 kg ऑफ वाटर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। तो हमें CuCl2 का मोलिकुलर वेट दिया है और Kb की वैल्यू दी है फॉर वाटर सॉल्वेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है I इंटू KB इंटू M, जहाँ पे I है वेंटो फैक्टर एंड KB इज द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड M इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है CuCl2 और जब ये डिसोसिएट करेगा इट विल गिव कॉपर 2 प्लस 2 Cl-। तो इसके 1 मोल से हमें मिलेंगे 1 + 2 3 मोल। इसका मतलब वेंटो फैक्टर कितना हो गया 3। I की वैल्यू है 3 और KB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.52 एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है CuCl2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो CuCl2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास 13.44 ग्राम्स बाय मोलर मास ऑफ CuCl2 कितना है 134.4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg और सॉल्वेंट वाटर का मास कितना दिया है 1 kg। तो ये आ जाएगा मोल पर kg। सो ये बन गया 0.1 मोल पर kg। दिस इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB हो जाएगा I इंटू KB इंटू M। I की वैल्यू है 3, KB की वैल्यू है 0.52 एंड M की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी है 0.1। So this value comes out to be 0.156 which is approximately equal to, ऑप्शन देखते हैं एक बार। तो ऑप्शन में we have नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.16, approximately this is equal to 0.16। So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। Next question is 70। It says on passing 3 amperes of electricity for 50 minutes 1.8 gram metal deposits the equivalent mass of metal is। तो Faraday's first law of electrolysis उससे हमें इक्वेशन मिलती है mass deposited W is equal to E by 96500 into I into T, जहाँ पे E होता है equivalent mass, I is the current and T is the time। तो यहाँ से मिलेगा हमें equivalent mass का फॉर्मूला W into 96500 डिवाइडेड बाई I इंटू T। तो W की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू पता है और T की वैल्यू पता है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू W कितना दिया हमें क्वेश्चन में 1.8 ग्राम मेटल डिपॉजिट्स। इसका मतलब W इज 1.8 इनटू वी हैव 96500 और करंट I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर्स और टाइम कितना है 50 मिनट्स, लेकिन सेकेंड्स में चाहिए हमें तो 50 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी 19.3। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा है कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, अगर आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ये कैसा होता है बताओ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ क्या बताओ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इसका माइनस आई जो होता है ये बहुत डोमिनेट कर रहा होता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए क्या है ये डीएक्टिवेटिंग है। और इसमें प्लस एम कैरेक्टर भी है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, इस वजह से ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है। तो माइनस आई होने की वजह से, स्ट्रांगली माइनस आई होने की वजह से इसके अंदर क्या कैरेक्टर आता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है इस रिंग से। लेकिन इसमें लोन पेयर है तो ये प्लस एम भी कुछ ना कुछ शो करेगा। तो कंपैरेटिवली बाकी कार्बन में से अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि सर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घटी है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो ऑर्थो और पैरा की क्या है, मेटा से तो ज्यादा होगी। यानी आंसर या ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा, और पैरा पे रिपल्शन कम होगा तो प्रोडक्ट पैरा पे बना देंगे। तो आपसे वही बोला कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि अगर आप नाइट्रेशन कराते हो है ना, आप अगर क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराते हो, नाइट्रेशन का मतलब क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सपोज यूज कर लिया हम लोगों ने, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो क्या मिलेगा NO2+, और ये NO2+ जाके कहाँ जुड़ जाएगा आपके पास
पैरा पोजीशन पे। कहाँ जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पे। तो आंसर क्या होगा बताओ? आंसर क्या होना चाहिए था? पैरा क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्या लिखा है? मेटा क्लोरोबेंजीन। तो बताओ क्या है, सही है गलत है? गलत है, तो असर्शन गलत है। फिर बोलता है NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलता है NO2 जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा दूं तो ये क्या होता है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग जो होता है इसकी वजह से क्या होगा? ये कैसा होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये जो बात है ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग एंड रीजन करेक्ट ढूंढते हैं। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 71 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आप देखेंगे तो पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो? सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का? आप H+ को निकाल दो। H+ निकालने के बाद उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ये करके चेक कर लेते हैं। आपके पास क्या क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल से अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा? H+ निकाल दूं तो O- रहेगा, है कि नहीं। इथेनॉल से अगर मैं निकाल दूं तो CH3 CH2 और O- हो जाएगा, राइट। देन हम लोग क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो जाएगा आपके पास? एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? CH2 Cl और C डबल बॉन्ड O और आपके पास O-, राइट। उसके बाद बोल रहा है और क्या है आपके पास? एसिटिक एसिड भी है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और O-। ये आपको इस तरह से 4 टाइप दिए हुए हैं और इसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो आप क्या देखोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस है। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर भी क्या है? रेजोनेंस है। यहाँ पर भी क्या है? रेजोनेंस है। लेकिन यहाँ पर कैसा रेजोनेंस है? इक्विवेलेंट RS। यहाँ पे कैसा है? इक्विवेलेंट RS। यहाँ पे कैसा है? नॉन इक्विवेलेंट RS। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? इक्विवेलेंट RS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों में ये जो ग्रुप है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, -I लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा क्योंकि ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इसकी -I बढ़ा दिया तो आप बोलोगे सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो नंबर 1 ये हो गया, यानी क्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा होगा। देन एसिटिक एसिड आएगा दूसरे नंबर पे क्योंकि इक्विवेलेंट RS बना रहा है। और फिर तीसरे नंबर पे आएगा, रेजोनेंस तो है ना, नॉन इक्विवेलेंट बना रहा है लेकिन, तो फिर तीसरे नंबर पे ये आ गया। और सबसे लास्ट में ये, क्योंकि यहाँ पर उल्टा तो कैसे ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है, इवन वाटर से भी कम एसिडिक होता है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? क्लोरोएसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। तो क्लोरोएसिटिक एसिड ढूंढो सबसे पहले, लास्ट में कहाँ है? तो क्लोरोएसिटिक एसिड लास्ट में, मतलब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्लोरोएसिटिक एसिड कहाँ है? इसमें तो नहीं है, इसमें, लेकिन इसके बाद फिनॉल दिया है, गलत है। क्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सही है, फिनॉल सही है, इथेनॉल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। इस क्वेश्चन में हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं A, B, C और D और हमें इनकी SRP वैल्यूज दी है जो सबकी नेगेटिव है। और हमसे पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो A को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। एंड वी नो कि अ मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो जो A से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही A को डिस्प्लेस करेगा। और हमें ये पता है कि मोर नेगेटिव इज द SRP। SRP जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, हायर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सो वो जो मेटल है उतना ही रिएक्टिव होगा। तो जिसका SRP जितना नेगेटिव है, जितना कम है, उस मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा नेगेटिव SRP किसका है? D का है। सो D इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद में नंबर आएगा A का, उसके बाद में वी हैव B और सबसे कम नेगेटिव किसका है? C का। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इसका मतलब कि जो मेटल A है, एलिमेंट A है, इससे ज़्यादा सिर्फ एक एलिमेंट है रिएक्टिव जो कि है D। इसका मतलब कि D कैन डिस्प्लेस A फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिमेंट D। और एलिमेंट D किस में दिया है? ऑप्शन C में दिया है। सो आंसर इज ऑप्शन C विच इज एलिमेंट D। सो आंसर तो होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल्ड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज इक्वल टू A0 बाय 2K, जहां पे A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि जो हाफ लाइफ है
for zero order, it is directly proportional to the initial concentration. तो अगर हम concentration को double करेंगे तो half life भी क्या हो जाएगी, double हो जाएगी. इसका मतलब कि जो statement 1 है वो एक correct statement है. Now coming to statement 2, इसमें दिया है for a zero order reaction the rate of the reaction is independent of initial concentration. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के. तो यस, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75. इट सेज आफ्टर 4 हाफ लाइव्स द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस लेफ्ट ओवर according to first order reaction was 5 gram. What was the initial amount of the reactant? तो मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट है a ग्राम और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आफ्टर x हाफ लाइव्स, अगर x हाफ लाइव्स हो चुकी है तो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग का फॉर्मूला होता है a बाई 2 to the power x. सो इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचेगा आफ्टर x हाफ लाइव्स. और क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 हाफ लाइव्स. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4. और अमाउंट रिमेनिंग क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 ग्राम. इसका मतलब कि a बाई 2 to the power x ये है 5 ग्राम के बराबर. तो यहां से मिलेगा हमें a बाई 2 to the power 4 इज इक्वल टू 5. सो यहां से मिलेगा a इज इक्वल टू 5 इंटू 2 to the power 4 कितना है, 16 ग्राम्स. तो ये बन गया 80 ग्राम्स. सो दिस इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टेकन. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आपसे पूछा है तो आप देखोगे क्या पूछा है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O NH, है ना ये. और इसमें हम लोग कोई बेस डालते हैं. सपोज हम लोगों ने इसमें बेस डाल दिया KOH. तो ये क्या करेगा बता, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक, ऊपर से क्रॉस कॉन्जुगेशन. तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा. एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक साइड जनरेट होगी जो न्यूक्लियोफिलिक साइड होगी. इस पे N पे माइनस, K पे प्लस. अब ये माइनस जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इस RX पे. अब ये जो है इस पे RX पे अटैक करेगा और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा. तो इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं क्या, बताओ एरोमेटिक अमाइन कैसे बनेगा. अब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा जरा सोचो, यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड O. अब इस N से कौन जुड़ गया, R. अब इससे आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे या फिर आप क्या ले लो, बेसिक ले लो या हाइड्रोलिसिस कराओ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, उस पर डिपेंड करेगा. मान लेते हैं मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा RNH2 और यहाँ से OH आ जाएगा. तो आपको मिला क्या, RNH2. तो यहाँ पर सवाल क्या है, एरोमेटिक अमाइन का पूछ रहा है. अब जरा आप सोचो कि ये न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है. तो बताओ ये बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये अटैक अगर कर रहा है तो यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि अगर ये 1 डिग्री हो जाए तो SN2 मैकेनिज्म होगा. लेकिन सोचो अगर ये 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो तो क्या होगा आपके पास, तो उस केस में क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा. तो उससे क्या मिलने लगेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है. आपको क्या पूछा है कि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं एरोमेटिक अमाइन. एरोमेटिक नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर एरोमेटिक ले ले तो सोचो इस RX की जगह अगर मैं एरोमेटिक ले लूँ, सपोज मैंने एरोमेटिक ले लिया इस तरह से, तो क्या होगा, इसका लोन पेयर जो है ये क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी पार्शियल DB कैरेक्टर अगर आ गया इसके अंदर तो ये तो निकलेगा नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं देगा. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं. तो क्या आप एरोमेटिक बना पाओगे, नहीं. तो आप क्या बोलोगे, असर्शन जो लिखा है ये क्या है, बिल्कुल गलत है. उससे आप एलिफेटिक बना सकते हो, एरोमेटिक नहीं बना सकते. फिर लिखता है एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बोल रहा है एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जा सकता है. कैसे जाएगा बताओ, क्या ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है? तो क्या ये SN1 या SN2 मैकेनिज्म शो कर सकता है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है, नहीं करा सकता. तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या है, ये भी क्या है, गलत है, यानी दोनों ही गलत है, असर्शन भी और रीजन भी. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग. तो ये अपना करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 77. क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछा है कंपाउंड विच डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट इन लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इज. लसाइन टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास 2 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, याद रखिएगा आप, कार्बन और नाइट्रोजन.
वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन के लिए टेस्ट होता है बेसिकली लैसाइन टेस्ट, और भी आप एलिमेंट्स के लिए देख सकते हो, लेकिन लैसाइन टेस्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, तो नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन का टेस्ट ये तभी देगा जब उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन है, वैसे कंपाउंड्स का वो टेस्ट नहीं दे सकता, लैसाइन टेस्ट से हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे, ग्लाइसिन में क्या है, नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है, टेस्ट देगा। हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन होता है NH2। अब यहाँ बात फंस जाती है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन तो है लेकिन कोई कार्बन नहीं है, और कोई भी कार्बन नहीं होने की वजह से ये लैसाइन टेस्ट से हम लोग इसको पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, क्योंकि ये बताया गया है, यही तरीका है आपको चेक करने का। तो आप क्या बोलोगे, ये आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कौन नहीं देगा। यूरिया कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, फिनाइल हाइड्रोजीन कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, तो आप क्या बोलोगे, इसलिए आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 78. It says which of the following alloys contain mainly copper and zinc? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है एलॉय ब्रोंज, और ब्रोंज के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो है कॉपर एंड टिन, और हमसे क्या पूछा है, कॉपर एंड जिंक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम एंड निकल, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। कमिंग टू ऑप्शन सी में दिया है ब्रास, और ब्रास के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो है कॉपर एंड जिंक, ये हमें याद रखना है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज डुरएल्यूमिन, और डुरएल्यूमिन इज एलॉय जिसमें मेनली होता है एल्यूमिनियम, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। So our answer is option C, brass. Next question is 79. It says the yellow color of chromates changes to orange on acidification due to the formation of. So chromate ion होता है CrO4 और इसका जो solution होता है it is yellow colored. लेकिन अगर हम medium कर दें acidic, so chromate ion converts to dichromate ion, और dichromate ion Cr2O7 इसका solution होता है orange. और अगर हम medium कर दें वापस basic, तो अगेन इट कन्वर्ट्स टू क्रोमेट आयन, तो इसका मतलब कि जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80. इट सेज द लिगेंड व्हिच इज नॉट बाइडेंटेड इज, तो हमें वो लिगेंड देखना है जिसकी डेंटिसिटी 2 नहीं है। सो ऑप्शन ए में हमें दिया है GLY लिगेंड व्हिच इज ग्लाइसिनेरो लिगेंड, और ये होता है NH2 CH2 COO-। तो इसमें ये नाइट्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, ये दोनों है डोनर एटम्स, तो इसकी डेंसिटी है 2, ये है एक बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें दिया है DMG लिगेंड व्हिच इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये 2 नाइट्रोजन एटम दे बिहेव एज डोनर एटम, तो इसकी डेंसिटी है 2, ये भी है एक बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कमिंग टू ऑप्शन सी डाइइन लिगेंड व्हिच इज डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, सो इसका स्ट्रक्चर है, सो इसमें ये जो 3 नाइट्रोजन एटम है ये तीनों है डोनर एटम्स, तो इसका डेंसिटी है 3, ये है एक ट्राइडेंटेड लिगेंड, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है कि अगर हम लोग क्या करें, CH3 है और इसमें Cl2H नहीं डालें। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर एक क्लोरीन जोड़े, क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कराना होगा। बिल्कुल सही बात है। और कितने क्लोरीन जोड़े, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, कितने जोड़े, तो आपको उसके लिए आगे बोल रहा है कि आगे हम लोगों ने इसमें हाइड्रोलिसिस कराया है, पानी डाला। अब जरा आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर COH चाहिए। COH कब आएगा, जब एक कार्बन पे कितने Cl हो गए, बताओ। अगर एक कार्बन पे एक ही Cl होगा तो Cl हटेगा, OH आ जाएगा, तो क्या उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, नहीं। अगर मान लेते हैं उस पर 2 Cl है तो फिर 2 Cl हटेंगे और कितने OH आ जाएंगे, 2 OH आएंगे, और एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ये वाटर बन के निकल जाएगा, और आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं यहाँ H है तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या मुझे वो बनाना है, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर कितने चाहिए होंगे, तब मुझे 3 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 3। क्यों 3 चाहिए होंगे, क्योंकि 3 अगर होंगे तभी ये क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों क्लोरीन लगा दिया। अब अगर आप यहाँ से इस पर रिएक्शन कराओगे तो ये COH डायरेक्ट ना देके पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि पहले क्या होगा, सर पहले जो है ये तीनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH OH में, OH OH
और OH में। अब एक ही कार्बन पे 3 OH है तो 2 OH अनस्टेबल होता है तो 3 तो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर निकल ही जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक क्या है OH। तो बताओ क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया कि नहीं बन गया। यानी आपको कितने क्लोरीन चाहिए होंगे, 3, तीनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। इस वजह से इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा है एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है और बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट ये मिल रहा है। अब आगे जरा सोचो ध्यान से कि यहाँ पर क्या दिया है, ओजोन लाइसिस कराया है। अब ओजोन लाइसिस कराया है तो क्या होगा, यहाँ से अल्कीन रहा होगा ये, और अल्कीन रहा है बोल रहा है यही प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ऐसा ही सेम दोनों साइड अल्कीन आपके दोनों अल्काइन की दोनों साइड जो पार्ट होगा वो सिमेट्रिकल रहा होगा, सेम रहा होगा, तभी एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, अदरवाइज मल्टीपल प्रोडक्ट मिलता। तो आप ऐसे सोचो कि अगर यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग दिया है तो हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग से सोचना स्टार्ट करते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग से सोच के यहाँ तक पहुँचते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग में आपको यहाँ पर मिथाइल दिख रहा है तो इसमें तो कहीं एक्स्ट्रा मिथाइल मुझे दिख नहीं रहा, तो ये तो नहीं करेंगे, 6 होगा नहीं। और ये इसमें अल्कीन दिया है, अल्कीन के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन और H नहीं हुए, यानी ब्रोमिनेशन आप करा तो सकते हो लेकिन डबल बॉन्ड दिखेगा, लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा है। तो एक ऐसा ही रफ आइडिया है कि आप इस तरह से ढूंढ सकते हो कि क्या कराएं, या फिर आप बैक साइड से उल्टा भी रिएक्शन करा के पहुंच सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस तरह से दिमाग लगाया कि अच्छा यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस पे हम लोग खेल सकते हैं कि यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो फटाफट से चेक कर लिया जाए कि अगर हम लोग क्या करते हैं इस 5 मेंबर्ड रिंग में अगर आप क्या डालते हो, Br2H डालते हो तो ये क्या कराएगा, ब्रोमिनेशन कराएगा, और इस पे कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर आपने क्या डाल दिया इसमें, Mg ईथर डालोगे तो क्या होगा, Mg ईथर डालोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ ETO ईथर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ गया, MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया। तो इस पे इस वाले कार्बन पे क्या है, नेगेटिव, इस पे +2 और इस पे नेगेटिव। अब ये माइनस जो है एक इस पे अटैक करेगा, बोल रहा है कि यहाँ पर एक और है साइक्लोपेंटानोन, देखो दिया, और उसको ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा। तो बताइए ये इससे जुड़ गया आके, तो इसको मैं घुमा के लिख देता हूँ ऐसा ताकि आप समझ पाओ कि इस पे O पे क्या आ गया, माइनस, इधर कौन है आपके पास, ये यहाँ से अटैक किया और ये बन गया, इस पे क्या है O माइनस MgBr, लेकिन फिर बाद में उसी में H3O+ डाला है। H3O+ डालने से क्या होगा, यहाँ से इसको H+ मिल जाएगा, तो H+ मिल जाएगा तो यहाँ कौन आ गया, OH, और यहाँ पे आपके पास कौन है, इस तरीके से Mg के साथ Mg OH और Br बाहर निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो Mg OH और Br ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये बन चुका है। अब इसमें क्या डाला गया, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H+ और हीट, H+ और हीट मतलब क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर बन के निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या बोला है उसके बाद, ओजोन लाइसिस कराना है। कौन सी ओजोन लाइसिस है बताओ, O3ZnH2O रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। कुछ नहीं करना है, ट्रिक यहाँ से कट कर दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो बताओ क्या मिलेगा, दोनों साइक्लोपेंटानोन मिलेंगे। देखो वही तो है, इसका मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट लाकर दे रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Next question is 83. It says Wilkinson's catalyst used as a homogeneous catalyst in the hydrogenation of alkenes contain. तो Wilkinson's catalyst का chemical formula है RHCl PPH3 whole thrice। तो ये है Wilkinson's catalyst और इसमें जो central atom है वो है रोडियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोडियम। Next question is 84. It says the first noble gas compound prepared by Bartlett was। So नील बार्टलेट ने पहला नोबल गैस कंपाउंड डिस्कवर किया था, प्रिपेयर किया था, और वो कंपाउंड है Xe+PtF6- और वी कैन से XePtF6, और ये है एक ऑरेंज येलो कलर्ड सॉलिड। सो ये हमें याद रखना है। आवर आंसर इज ऑप्शन बी, XePtF6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप देखोगे तो आपको दिया है एक सबस्ट्रेट है और 2 अलग अलग रिएजेंट्स हैं और प्रोडक्ट दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। ये कैसा है, वीक है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। 3 डिग्री है, वीक है, क्या होता है मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या E1। यहाँ टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो हम लोग पकड़ेंगे SN1 हो रहा है, यानी पहले वाले में आप क्या कराओगे, SN1 रिएक्शन की तरह सोचोगे, और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग है तो अटैक करेगा, लेकिन 3 डिग्री है तो अटैक कर नहीं सकता, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा E2 पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा, E2 होगा। तो E2 होगा तो क्या मिलेगा, अल्कीन, और SN1 होगा तो क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप SN1 की तरह सोचो, SN1 की तरह सोचो तो यहाँ से Br है, ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3
CH3 इस पे प्लस, अब इस पे कौन अटैक करेगा, तो CH3 CH2 OH, तो ये लोन पेयर यहाँ से क्या करेगा, इसको ऐसा डोनेट करेगा और यहाँ से बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 और O से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3, और H प्लस को निकाल दिया, डोनेट करने पर ऑक्सीजन में प्लस आएगा, H प्लस को निकाल देगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं तो आप देखो मैं बता भी देता हूँ, यहाँ से ये बन जाएगा और फिर यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H प्लस को निकाल देगा। तो आप यहाँ से क्या बना लोगे, CH3 C CH3 CH3 और O CH2 और CH3। हालांकि आप आराम से आंसर ढूंढ सकते थे, आपको बस ये ढूंढना था कि किस में पहले ऑप्शन में जो है वो अल्कीन नहीं दिया हुआ है। तो आप देखोगे अल्कीन है इन दोनों में आपके पास देखोगे तो ये क्या हुआ है, इसमें बोथ केसेस लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपसे छांट सकते थे, लेकिन मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। तो पहला प्रोडक्ट ये मिल गया और दूसरे वाले में आपको क्या बोल रहे हैं कि अब दूसरे वाले में कौन सा रिएक्शन होगा, A2 एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग है, 3 डिग्री है, कौन सा एलिमिनेशन होगा, A2 एलिमिनेशन। तो अगर A2 एलिमिनेशन होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, अल्फा बीटा दोनों के बीच क्या करा दो, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर रिएजेंट कौन है तुम्हारे पास, CH3 CH2 O माइनस Na+, इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलता हूँ प्यार से, रोना, RO माइनस Na+, स्ट्रॉन्ग में आता है, कंसिडर करते हैं हम लोग इसको, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3 ये बन जाएगा। तो इसमें आप देखो ये कौन सा हो जाएगा, B, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर D निकल के आ जाएगा। देखो ये ना, पहला वाला दूसरा वाला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव सेकेंडरी अमाइन एज द प्रोडक्ट। बोल रहे कौन 2 डिग्री अमाइन देगा, बताओ। अमाइड है, अमाइड में क्या डाला, Br2KOH, अमाइड में क्या डाला, Br2KOH, C डबल बॉन्ड O NH2, और इसमें डाला Br2KH। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, बताओ। बिल्कुल सही, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो ट्रिक क्या है, इसको निकाल दो, जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री है बताओ, 1 डिग्री। 1 डिग्री थोड़ी पूछा है, 2 डिग्री पूछा है। फिर बोल रहे हैं CH3CN, इसमें LiLH4 और H3O प्लस डाला, यानी ये क्या करा रहा है, रिडक्शन। क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो अगर रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये CH3 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो यहाँ से भी क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन ही मिलेगा। फिर CH3NC, अब ये आइसोसाइनाइड है, अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री अमाइन दे रहा है। आपसे क्या पूछा था, 2 डिग्री ही तो पूछा था, तो आपको आंसर तो मिल चुका है कि नहीं। फिर लास्ट CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका रिडक्शन करा रहे हो, रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। 1 डिग्री अमाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइड के रिडक्शन से 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या मिल गया, जैसे 2 डिग्री मिल रहा है आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. It says which does not disproportionate when reacted with NaOH. So disproportionation का मतलब है कि सेम एलिमेंट सेम रिएक्टेंट से ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है F2। अब F2 के अंदर फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 0 है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर कि F2 विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। कमिंग टू ऑप्शन बी Cl2। अब Cl2 की जब रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, अगर ये है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड तो ये बन जाता है NaCl एंड NaClO3। तो यहाँ पे क्लोरीन Cl2 में 0 पे है, NaCl में -1 में है, एंड NaClO3 में ये +5 में है। तो क्लोरीन का हो गया है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो ये वी कैन से कि Cl2 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है Br2, तो ये भी एक सिमिलर रिएक्शन शो करेगा विद NaOH, और ये होगा डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव NaBr एंड NaBrO3। अगर NaOH क्या है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका भी हो गया है डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी में दिया है P4, और P4 कि जब रिएक्शन कराते हैं NaOH से, इसका भी हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, इट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2। सो P4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, PH3 फॉस्फीन में है -3 और NaH2PO2 में है +1। तो फॉस्फोरस का हो चुका है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसका भी होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. It says
विच कैटायन गिव्स एप्पल ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट। सो फ्लेम टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेनली। सो ऑप्शन ए में दिया है सोडियम आयन, और हमें याद रखना है कि सोडियम आयन फ्लेम टेस्ट में देता है गोल्डन येलो कलर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है बेरियम आयन, एंड बेरियम आयन गिव्स एप्पल ग्रीन कलर, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम 2+। ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम 2+ आयन, और कैल्शियम आयन देता है ब्रिक रेड कलर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी दिया है Mg2+ मैग्नीशियम आयन, एंड मैग्नीशियम आयन गिव्स इट डज नॉट गिव एनी कलर इन द फ्लेम टेस्ट, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है द कंपाउंड विच कैन शो मेटामेरिज्म कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? सब में दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी ईथर दिया होगा तभी मेटामेरिज्म शो हो सकता है ना। तो ईथर मान के चल रहे हैं। आप बोलो सर अल्कोहल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेटामेरिज्म पूछा है तो हम लोग ईथर कंसिडर करेंगे क्योंकि वो बाइवेलेंट होता है, और बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट या पॉलीवेलेंट ही क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, राइट। अब आपके पास दिख रहा है 5 कार्बन, 6 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। अब जरा आप सोचो कि अगर मैं 3 कार्बन का ईथर बनाऊं तो क्या ये मेटामेरिज्म शो कर पाएगा? अगर मैं एक कार्बन इधर उल्टा लिख दूं ऐसा, तो क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी को मैंने पलट दिया, तो ये मेटामर्स थोड़ी ना है। तो आप क्या बोलोगे, ये मेटामेरिज्म नहीं शो कर सकते हैं सर। जबकि अगर मैं 4 वाला पकड़ लूं, जैसे मैं 4 वाला पकड़ लेता हूं, ये दोनों तो 3 वाले थे, अगर मैं 4 वाला पकड़ लेता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 और 2 का कॉम्बिनेशन और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो आप बोल सकते हैं मेटामर्स, क्योंकि इसमें बाइवेलेंट जो है इसके दोनों साइड के ग्रुप्स जो हैं, 2 कार्बन का चेन, 2 कार्बन के चेन। क्या इसमें 2 कार्बन का चेन है? नहीं। क्या इसमें 2 कार्बन का चेन है? नहीं। मतलब ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है? मेटामर्स। वही तरह से इन दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो ये दोनों मेटामर्स है क्या? नहीं। लेकिन ये और ये क्या है? एक दूसरे के मेटामर्स हैं। तो ये और ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। तो ये तो मेटामर होगा। तो मेटामर चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास दोनों साइड के ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए दूसरे मॉलिक्यूल्स। अगर अरेंजमेंट सेम है तो फिर वो मेटामेरिज्म नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये और ये भी तो डिफरेंट है सर, इधर देखो 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर 1। ऐसा नहीं भाई, इसको अगर आप पलटोगे तो यही मिलेगा ना। तो ये तो आइडेंटिकल है। ये क्या है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये जो है ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। 3 कार्बन में कभी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपसे पूछे अगर ईथर में मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए। 4 से ज्यादा कितना भी है सब शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर बी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप देखोगे तो आपको दिया है क्लोरोबेंजीन और उसमें डाला है NaNH2। ध्यान रहे इसमें स्टार दिया है, यानी ये रेडियोएक्टिव की बात कर रहा है। रेडियोएक्टिव यहाँ पे, अब इससे प्रोडक्ट बना रहा है NaNH2, लिक्विड अमोनिया डाला है। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा ये पूछा है। तो आपको ये दिमाग में रहना ही चाहिए कि सर यहाँ से अगर ये क्लोरीन दिया है और इस पर कोई स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो फिर ये तो बेंजाइन मैकेनिज्म से ही पॉसिबल है सर। ArSN1 से तो हो नहीं पाएगा, ArSN2 से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ArSN1 डायजोनियम के लिए बनाते हैं। ArSN2 में स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए और बेंजाइन मैकेनिज्म में ही ये पॉसिबल है। ऐसे ही केसेस के लिए बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है और बेंजाइन मैकेनिज्म में आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलते हैं और वो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर दिया भी है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा होगा सर, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ने पढ़ा भी है ArSN1, ArSN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये जैसे देखा होगा रिएक्शन आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो आपका 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा इस FT में। मिलते हैं नेक्स्ट FT में, तब तक के लिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।